चलिए, लास्ट डे हम लोग सेल थ्योरी पढ़े थे और आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल तो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल दो टाइप्स को होते हैं। एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और एक दूसरा हो गया यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हो गया, प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है, कैरियोटिक जो है कैरियोन से आया है, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का अर्थ हो गया सेल विथ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल का अर्थ हो गया, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, न्यूली ऑर्गेनाइज्ड, और कैरियोटिक मतलब कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। जो लेटेस्ट सेल है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रक्चर होगा प्रोकैरियोटिक सेल का और क्या होगा यूकैरियोटिक सेल का, स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। एक और इस दोनों के बीच में आता है मेसोकैरियोटिक सेल, कुछ प्रोटेस्टेंट में मिलता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल तो सेल दो टाइप के, मेजर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल जो हो गए न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का और क्या है यूकैरियोटिक सेल का। जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, कोई भी सेल हो, या प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल है, कम से कम उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होना आवश्यक है। सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल मानकर चलो, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसमें खास बात होता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये थोड़ा इंटरनली इनफोल्डेड होते हैं, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग कहते हैं मेसोजोम। बात समझे। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होता है जिसका नाम है सेल वॉल। उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर हो गया, उसका नाम हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाहर भी एक स्पेशल लेयर होते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। बात समझ रहे हैं। ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल और उसके बाद से हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए, तो सबसे पहले इसका नाम क्या है,
तो इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और उसका नाम क्या है? तो सेल वॉल। और ये क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, 3 नामों से जाना जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। क्लियर है? अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रहता है आपका साइटोप्लाज्म जो है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म रहेगा। चलिए, अब फ्लूइड मटेरियल जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। और इसमें कुछ राइबोसोम्स भी मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेल में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही रहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, वो भी कैसा राइबोसोम्स? वो भी कैसा राइबोसोम्स? तो 70S राइबोसोम्स। राइबोसोम तो रहता है, लेकिन कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग राइबोसोम्स के बारे में। तो 70S 80S राइबोसोम क्या है, यहाँ पे S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। अभी क्या है इसके बारे में डिटेल टॉपिक राइबोसोम में पढ़ेंगे। अब नाम है प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रो का अर्थ क्या हो गया? तो प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या हो गया? प्रिमिटिव। कैरियोटिक जो वर्ड आया कैरियोन से, कैरियोन, और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। बात समझे? अब इसमें न्यूक्लियस तो नहीं रहता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि पुअरली डेवलप होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है। और इसी जो क्रोमोसोम सकता है एक्चुअली इसी तरह कंडेंस फॉर्म इस तरह कराते हैं, इसी का नाम हो गया जेनोफोर बोलता है, इसको बोलता है जेनोफोर, या इसी को किसी किसी बुक में लिखता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कहीं कहीं इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर जेनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए इसके अंदर है, ये डीएनए जो होता है नेकेड होता है। नेकेड कहने का अर्थ है कि हिस्टोन प्रोटीन से कवर्ड नहीं होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के रहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं नेकेड डीएनए। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। उसमें प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, इस तरह का समझिए कि आप कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ये आपका हो गया प्लाज्मिड, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन ही कहीं इनफोल्ड हो जाता है, अपना सेल मेम्ब्रेन को सरा अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी का अर्थ है, इसी का नाम है मेसोजोम। जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, वही फंक्शन होता है मेसोजोम का। बात समझे? कोई दिक्कत? चलिए, और खास चीज इसमें नहीं रहते हैं, कुछ आपको सीलिया रहता है, छोटा 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 सीलिया, पिल्ली होते हैं, फेम्ब्री होते हैं, फ्लैजला होता है, इसका नाम हो गया फ्लैजला। ये हो गया आपका सीली, सीली या पिल्ली बोलिए, पिल्ली। फेम्ब्री होते हैं जो कि अटैचमेंट में रोल होते हैं। सीलिया भी हो सकते हैं, काफ़ी छोटा सा। और कुछ खास प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहता।
सेल ऑर्गेनेल में सिर्फ राइबोसोम्स ही रहते हैं, बस समझे। खास बात है, ये जो सेल वाल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, सेल वाल जो इसका बना रहता है पेप्टाइडोग्लाइकन या मिकोपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड के बने रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल कहां कहां रहेंगे जी? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो आपको दिखाई पड़ेंगे बैक्टीरिया में, किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में कौन कौन आते हैं? तो आपको आ गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग BGA भी बोलते हैं। तो और भी एग्जाम्पल हो गया जैसे बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेल वाल नहीं रहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा के अंदर खास बात क्या होता है? सेल वाल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, सेल वाल एब्सेंट होते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो नहीं है, वो आपको याद रहना चाहिए। और स्ट्रक्चर, अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का। तो यूकैरियोटिक, यू का अर्थ क्या हो गया? तो न्यूली होता है, यू का मतलब न्यू, न्यूली ऑर्गेनाइज्ड। और कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन, और कैरियन का अर्थ क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। नहीं तो क्या? द सेल विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब इसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो कोई भी सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होना आवश्यक है। कोई भी सेल है, इसका अर्थ है कि सेल मेम्ब्रेन होना आवश्यक है। बिना सेल मेम्ब्रेन का सेल तो होगा नहीं, नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो होना आवश्यक है। चलिए, आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो हो गया आपका सेल वाल, सेल वाल भी होंगे। सेल वाल किस केस में? अगर बैक्टीरियल, अगर प्लांट का सेल है, या फंगल सेल है, या कुछ प्रोटिस्टन अलगी है, तब जो होगा सेल वाल। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होगा, ग्लाइकोकैलिक्सिस में नहीं दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन दोनों का साइटोप्लाज्म में फर्क ये है कि इसके साइटोप्लाज्म में जो होता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट होते रहता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का अर्थ है कि इसे मूव करता है। साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, इसमें साइक्लोसिस होते हैं। द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। लेकिन प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस नहीं होते हैं। तो यह हो गया आपका सेल वाल, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन।
और ये जो हो गया आप इसके अंदर साइटोप्लाज्म। अब जरा देखिए, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब जरा देखिए, ये आपके हो गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियर। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर भी होते हैं, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं हम लोग, इसको न्यूक्लियर थिक्का भी बोलते हैं। और उसी यहीं से जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिनेशन होता है। इसी न्यूक्लियर पोर से क्या ओरिजिनेशन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर अटैच नहीं है तब इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद से आपका गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम्स होता है, और लाइसोसोम्स के बाद वैक्यूल होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इसी के अंदर क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स रहेंगे, और स्पेशल खास बात है स्मॉलर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोलस भी इसी के अंदर होता है। इसका जो डीएनए होता है वेल डेवलप होते हैं, और इसका डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होते हैं, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। इसका डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको बोल दिया नेकेड डीएनए, नेकेड नंगा डीएनए। चलिए, तो सबसे पहले ये आपका हो गया वैक्यूल बोलते हैं, ये हो गया आपका वैक्यूल, और ये हो गया आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में इसी गोल्जी बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे जो है राइबोसोम्स अटैच मिलते हैं, और ये राइबोसोम जिस केमिकल से अटैच होते हैं उसका नाम है ग्लाइकोफोरिन। ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये राइबोसोम्स जो यहाँ पर अटैच हुए हैं जिस केमिकल से, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। बात समझे? अब जिस केमिकल से अटैच है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोफोरिन, सॉरी राइबोफोरिन, नॉट ग्लाइकोफोरिन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, इसको बोलते हैं राइबोफोरिन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो राइबोसोम्स जहां भी अटैच होंगे समझिए कि सरफेस क्या हो जाएगा? अ लिटिल बिट रफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। तो जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, तो इसका तो नाम हो गया ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो ये जहां पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जरा देखो, तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स एक साथ जो है प्रेजेंट है। एक दूसरे का फंक्शन, एक दूसरे का वर्किंग जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे हम लोग इसी को बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन हो गया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो नीट में या एम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये सभी के सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अब जो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कैसा राइबोसोम्स है? ये 70S है कि 80S है? तो यह है 80S राइबोसोम्स है। ये जो राइबोसोम्स है, कौन सा राइबोसोम्स है? तो 80S राइबोसोम्स है। राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम? तो 80S राइबोसोम्स है। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। ये क्या हो गया आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम्स होता है। अब इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, ये कौन सा राइबोसोम्स होते हैं, जरा इसको बात कर लेंगे। इसके पास अपना राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम्स। और इवन इसके अंदर डीएनए भी होता है, डीएनए होता है। बात समझे? इसके अंदर डीएनए होता है। ये जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। सृष्टि नहीं, क्रिस्टी या क्रिस्टा। तो यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल कहा जाता है, क्योंकि एटीपी का फैक्ट्री है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर एक प्लांट सेल है तब इसके अंदर प्लास्टिड होते हैं। अगर ये प्लांट सेल है तो स्पेशल क्लोरोप्लास्ट होता है, और भी डबल मेम्ब्रेनस। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई दिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और उसके बाद से कौन हो गया? न्यूक्लियस भी डबल स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस है। और उसके बाद से प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है आपको। इसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। ऐसे क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड। इसके अंदर भी अपना जो है राइबोसोम्स होता है। इसका पास अपना 70S राइबोसोम्स, इसके पास अपना जो है डीएनए होता है। बात समझिए। और प्लास्टिड भी आगे हम लोग देखेंगे। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड 3 टाइप्स के, प्लास्टिड 3 टाइप्स के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लर्ड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, और कलरलेस प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर फूड स्टोरिंग का काम करता है, और उसका भी फर्दर 3 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को एलिरोन ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और उसके बाद से फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को इलायोप्लास्टिड बोलते हैं, इलायोप्लास्ट। तो 70S राइबोसोम्स कहां कहां हुआ? तो 70S राइबोसोम्स आपको प्लास्टिड में हुआ, और उसके बाद से आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। और रेस्ट हर एक जगह यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 80S ही रहेंगे, सभी जगह 80S राइबोसोम्स। अगर एनिमल सेल है तो इसमें सेंट्रियोल दिखाई पड़ता है। इसमें सेंट्रियोल दिखाई पड़ता है, इस तरह का सेंट्रोसोम्स। सेंट्रियोल इसको बोलते हैं हम लोग, सेंट्रियोल, जिसका रोल है सेल डिवीजन में।
फ्लैजला इसमें भी होता है, लेकिन इसका फ्लैजला जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहता है, और प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजला जो है फ्लैजलिन प्रोटीन से बना रहता है। 9+2 अरेंजमेंट इसमें नहीं रहता है, 9+2 अरेंजमेंट इसके फ्लैजला में रहता है। और बहुत सारे माइक्रो बॉडीज भी रहते हैं, जैसे पेरोक्सीजोम, उसके बाद से मान को चले ग्लाइक्सीजोम, और उसके बाद से एस्फेरोजोम, इसी को हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज में, इसको माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। ये आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर थिक्का बोल दो, न्यूक्लियर थिक्का, न्यूक्लियर थिक्का, या कैरियो थिक्का भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैरियो का मतलब क्या होता है, तो कैरियो का अर्थ है न्यूक्लियस, कैरियो थिक्का डबल मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियर पोर, और उसके बाद से इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके बाद से यह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका नाम है न्यूक्लियोलस, और इसी न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि यही राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया आपका क्रोमेटिन फाइबर्स, डीएनए वगैरह सब क्रोमोसोम्स, यही जो पार्ट हो गया आपका न्यूक्लियस का पार्ट हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये सब जो है रहता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में। बात समझे? आरएनए वगैरह भी रहता है इसके अंदर, डीएनए आरएनए सब रहता है, आरएनए वगैरह भी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, डीएनए आरएनए सब रहता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए भी मिलता है, तो सब क्रोमोसोम्स है उसी में डीएनए। तो आगे डिटेल हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे तब। इसमें आपको फ्लैजला भी दिखाई पड़ता है, उसका नाम है फ्लैजला, जो बना रहता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, फ्लैजला। तो जरा देखिए क्या क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, अब आपको क्लियर होता होगा, क्लियर दिखाई पड़ता होगा। बढ़िया से इस चीज को देखिए। तो मेजर डिफरेंस क्या क्या हो गया प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में, अब जरा इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस क्या है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बात करेंगे, सेल वाल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल वाल जो प्रोकैरियोटिक सेल का बना रहता है वो मिकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन का बना रहता है। लेकिन वही बात करें सेल वाल यूकैरियोटिक सेल में, तो प्रोटोजोअन्स में सेल वाल नहीं रहता है, और उसके बाद से एनिमल सेल में सेल वाल नहीं रहता है। इसमें सेल वाल कहां रहता है, तो प्लांट सेल में और फंगल सेल में। तो फंगल सेल का जो सेल वाल बना रहता है वो कार्टिन से बना रहता है, और उसके बाद से या फंगल सेलुलोज उसी को बोलते हैं कार्टिन को, और प्लांट सेल का सेल वाल बना रहता है सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से, पेक्टिन से, लिग्निन से।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो है लगभग दोनों का सेम होता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस होता है कंपोजिशन में, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें खास बात जो है ये मेसोजोम होता है, जो कि मेसोजोम इसके अंदर नहीं है। मेसोजोम जो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, और वो भी बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखाई पड़ते हैं। राइबोसोम 70S है, इसमें 70S और 80S दोनों है। अब 80S कहां पर है, तो साइटोप्लाज्म में 80S रहेगा, और 70S रहेगा सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S राइबोसोम्स। इसीलिए 70S राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और 80S राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसको हम लोग 70S राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, और 80S को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए रहता है जिसका नाम है प्लाज्मिड, जो कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। फ्लैजेला दोनों में प्रेजेंट है, बस कंपोजिशन में अंतर है। इसका फ्लैजेला फ्लैजलिन प्रोटीन से और उसका फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इसका जो न्यूक्लियस है ये किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है, और डीएनए जो है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का रहता है, लेकिन यहां का डीएनए जो है विथ हिस्टोन प्रोटीन रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम, प्रो क्रोमोसोम, और उसमें मेनी क्रोमोसोम्स रहते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम्स रहते हैं। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे तो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली में आ गया आपका माइक्रोबॉडीज, एस्पेरोजोम, प्रैक्सिजोम, ग्लाक्सोजोम्स। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम, बैकवर्ड्स। इस तरह का एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इस सब में एब्सेंट रहते हैं। बात समझे? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट रहते हैं और उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं। तो यह जो हुआ बेसिक डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तब समझिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कोई फर्क नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन इन फिगर से आपको बन जाएंगे। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जाता है और मेजर प्रॉब्लम्स इससे आते हैं। तो जब तक फिगर क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको इससे क्वेश्चंस बनने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया से इसको फिगर बनाइए और दिमाग में सेट कीजिए, 2-4 बार फिगर को बनाइए, इससे आपको याद हो जाएगा। फिगर डायग्राम याद रहना चाहिए बढ़िया से। सारा चीज पूरे सेल को इस फिगर में डाल दिया गया। अब यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल कहां कहां मिलेगा, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्रोटिस्टन में, प्रोटिस्टन हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। तो सारे किंगडम में मिलते हैं। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा जूम कर देता हूं कि उसमें बढ़िया से दिखाई दे ये प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद से यूकैरियोटिक सेल को भी थोड़ा जूम कर देता हूं। बढ़िया से विजिबल हो रहा है।
चलिए नोट डाउन कर लीजिए।